Hello friends, welcome to my channel Beats Aboard. In today's video, we will learn about the fifth chapter of chemistry of class 10th, which is periodic classification of elements. This is the last chapter of chemistry and this is very interesting chapter, okay? And this is a theoretical chapter, so we have to learn it in major cases, okay? तो इसमें इस चैप्टर में हम सबसे पहले इस चैप्टर के जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी पीरियोडिक टेबल में किस आधार पर जो है एलिमेंट्स को स्थापित किया गया है, कैसे उनका क्लासिफिकेशन किया गया एलिमेंट्स का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि बहुत पहले से जो है कैसे कैसे जो साइंटिस्ट थे उनके क्या क्या जो है उनकी स्ट्रेटजी से किस तरीके से वो जो है एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के रूप में जो है वो लाने का जो है उन्होंने कोशिश की, कैसे जो आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है कैसे जो है उसमें किस किस साइंटिस्ट की क्या क्या भूमिका थी, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है हमारा वो है डोबेराइनर नाम के एक साइंटिस्ट के द्वारा, जिन्होंने जो ये क्लासिफिकेशन दिया उसे हम डोबेराइनर ट्रियाड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जिनका फुल नेम जो जोहान डोबेराइनर था, ये एक जर्मन केमिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने एलिमेंट्स को जो है उनकी सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर जो है तीन तीन के ग्रुप्स में क्लासीफाई किया, जिसे हम चूँकि वो तीन तीन के ग्रुप्स में थे इसलिए हम उन्हें ट्रियाड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये डोबेराइनर के द्वारा बनाया गया था इसलिए हम इसे डोबेराइनर्स ट्रियाड्स बोलते हैं, ठीक है। तो उनका जो है उनके इस क्लासिफिकेशन का, उनके इस अरेंजमेंट का बेसिस क्या था कि उन्होंने एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को जो है उसका बेसिस रखा था, ठीक है। एक पार्टिकुलर ट्रियाड में क्या होता था कि तीन एलिमेंट होते थे, मान लीजिए वो तीन एलिमेंट ए बी सी हैं, ठीक है। तो उनको उनके एटॉमिक मासेस के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता था, ठीक है। और उन्होंने ये रूल बताया कि जो वो तीन एलिमेंट जो बताएंगे ए बी सी, तो इसमें जो बीच वाला एलिमेंट है यानी जो बी है उसका जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो पहले और तीसरे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होगा। यानी जो वो तीन समूह बनाएंगे एलिमेंट्स का, उन तीन समूहों में जो पहला एलिमेंट होगा उसका और जो तीसरा एलिमेंट होगा उसका, उन दोनों के एटॉमिक मास को ऐड करके उसमें 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो बी एलिमेंट है हमारा उसका एटॉमिक मास आएगा, ठीक है। तो ये डोबेराइनर ट्रियाड्स का रूल था, ठीक है। उसको हम इंग्लिश में अगर बोले तो द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मासेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स, ठीक है। तो जैसे कि वही एलिमेंट जो बी है हमारा उसका एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला है 1/2 इंटू एटॉमिक मासेज ऑफ एलिमेंट ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट सी, यानी पहले और दूसरे के एटॉमिक मास को ऐड करके उसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब हम एवरेज निकालेंगे तो हमें जो मिडल एलिमेंट है हमारा भी उसका एटॉमिक मास मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो ट्रियाड्स हैं जो कि डोबेराइनर के द्वारा बताया गया था, जिससे हम पॉपुलरली जो हम इसे डोबेराइनर्स ट्रियाड्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसके कुछ कौन कौन से जो ट्रियाड्स बनाए थे डोबेराइनर ने उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो ट्रियाड्स है हमारा वो है ट्रियाड्स ऑफ लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। एक उन्होंने लिथियम सोडियम और पोटेशियम का जो है एक ग्रुप बनाया था 3 एलिमेंट्स का, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स को जो हम एल्केली मेटल्स बोलते हैं और इनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया गया था, ठीक है। तो जैसे देखिए लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 और सोडियम का 23। तो इन्होंने जैसा कि बोला था कि जो पहला और जो ये पहला हमारा लिथियम और जो तीसरा है जो है उसके एटॉमिक मास को हम ऐड करके अगर हम 2 से डिवाइड करें तो बीच वाले का जो एटॉमिक मास आएगा, ठीक है। तो वही जैसे देख लीजिए कि 39 से 39 है, इसमें अगर हम 6.9 को हम अप्रॉक्स में उसको 7 ले सकते हैं, तो 39 + 7 हमारा 46 होगा। 46 में अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 23 आ रहा है ना, 23 जो कि मिडल वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है। तो ये यहाँ पे वेरीफाई हो गया इनके इस ट्रियाड से, ठीक है। इनके ट्रियाड्स के एलिमेंट जो उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज़ थी डोबेराइनर्स ट्रियाड्स की। तो जो सारे एलिमेंट्स थे जो ट्रियाड्स इन्होंने बनाए थे वो सारे मेटल्स थे, और उनमें से जो सारे ये ट्रियाड्स थे उनमें जो भी एलिमेंट थे वो वाटर से रिएक्ट करके जो है सोल्यूबल हाइड्रो ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन करते थे, जिसे हम एल्केलीज बोलते हैं, ठीक। और हाइड्रोजन गैस को भी जो इवॉल्व करते थे। जैसे कि एग्जांपल के लिए सोडियम है हमारा, तो सोडियम वाटर से रिएक्शन के साथ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एल्केली और हाइड्रोजन जो है दे रहा है। और ये जो ऑल ऑफ देम आर मोनोवैलेंट, जो ये तीनों एलिमेंट्स थे वो तीनों जो है वो मोनोवैलेंट थे। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी वैलेंसी जो है वो 1 है, मतलब वो कोई भी कंपाउंड बनाएंगे तो उनकी वैलेंसी जो है वो 1 वो एग्जिबिट करेंगे, ठीक है। जो दूसरा ट्रियाड दिया था डोबेराइनर ने वो था कैल्शियम स्ट्रोंटियम और बैरियम का, Ca कैल्शियम, Sr स्ट्रोंटियम और Ba बैरियम। तो ये दूसरा जो ट्रियाड दिया था डोबेराइनर ने, तो इसमें भी जो है ये जो तीनों एलिमेंट्स ये भी जो है ये एल्केलिन अर्थ मेटल्स है। जो पहला उन्होंने ग्रुप दिया था वो एल्केली मेटल्स का था, और ये जो दूसरा ट्रियाड इन्होंने दिया है वो एल्केलिन अर्थ मेटल का है, कैल्शियम स्ट्रोंटियम और बैरियम जिसके मेंबर्स हैं, ठीक है। तो तीनों का जो है यहाँ पे एटॉमिक मास दिया हुआ है। तो इसके भी इस एलिमेंट्स के भी जो है इसमें भी जो ये जो है और ये इसको दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बीच वाला हमारा एटॉमिक मास आएगा। इन ट्रियाड्स के भी हम कुछ
सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा था कि वो जो ये जो ट्रियाड्स बनाएंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सिमिलर होंगी, ठीक है। तो ये जो है ये भी अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं, तो ये मेटल एलिमेंट्स भी जो है वो मेटल्स हैं। और इन सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी जो है वो 2 होगी, ठीक है। और इन सब में जो इन ऑल ऑफ देम इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कलर्स टू द फ्लेम, और सब जो है जो जब बर्न होंगे तो उनके फ्लेम का जो है एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होगा, ठीक है। जो तीसरा ट्रियाड दिया था डोब्राइनर थे वो था, उसमें उसके जो मेंबर्स थे वो थे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो ये हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस हैं, तो इसलिए जो है ये जो पहला ट्रियाड था वो हमारा क्या था, अल्कलीन मेटल्स, और दूसरा जो था हमारा अल्कलीन अर्थ मेटल्स, ठीक है। और तीसरा जो है हमारा इसे हम हेलोजेंस बोलते हैं, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है हेलोजन ग्रुप में जो है होते हैं, जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल उसमें हेलोजन ग्रुप में वो होते हैं, ठीक है। तो जो पहले द फर्स्ट 2 ट्रियाड्स आर ऑफ मेटल्स, तो जो पहला जो ट्रियाड्स था हमारा अल्कलीन मेटल्स का वो मेटल्स था, और जो दूसरा था अल्कलीन अर्थ मेटल वो भी मेटल्स थे, ठीक है। लेकिन वो एलिमेंट जो कि इस तीसरे ट्रियाड में इंक्लूडेड है ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। इसे हम हेलोजेंस बोलते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को, ठीक है। तो इनका भी ये एटॉमिक मास दिया हुआ है, देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और इसको जो है ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये 79.9 मिलेगा, ठीक है, लगभग। तो इस जो हेलोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सब हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं ये नॉन मेटल्स हैं और डाई एटॉमिक गैसेस के रूप में रहते हैं, यानी कभी भी जो क्लोरीन है हमारा, हमेशा जब भी हम क्लोरीन लिखेंगे तो Cl2 लिखेंगे, हम क्लोरीन Cl ऐसे नहीं रखेंगे, क्योंकि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ब्रोमीन और आयोडीन भी जो है ये भी जो है डाई एटॉमिक गैसेस के रूप में रहेंगे, यानी 2 उनके आगे लगा रहेगा, इनके 2 एटम्स एक साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है। और ये तीनों जो हेलोजेंस हैं कि क्या करते हैं, ये वाटर से रिएक्शन करके जो है एसिड्स देते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ देम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एसिड्स, ये जो है मतलब जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है ये वाटर से रिएक्शन करके एसिड देते हैं तीनों। और इस फैमिली के जो सारे मेंबर्स हैं इन सब की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, और ये ऑल ऑफ देम आर हाईली रिएक्टिव केमिकली, और ये केमिकली जो है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों, ठीक है। अब देखिए, अब डोब्राइनर ट्रियाड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी थी ये तो हमने पढ़ ली। अब हम ये पढ़ेंगे कि डोब्राइनर ट्रियाड्स की क्या लिमिटेशंस हैं, यानी किस वजह से जो है डोब्राइनर का जो ट्रियाड्स है वो फेल हो गया था। तो सबसे पहला कारण जो था हमारा वो ये था कि उस टाइम तक जिस टाइम ये डोब्राइनर ने जो ये अपना क्लासिफिकेशन दिया था, उस टाइम जितने भी जो एलिमेंट थे उन सब को इन्होंने ट्रियाड्स के रूप में क्लासिफाई नहीं कर पाया था। ये केवल 3 ट्रायड्स का ही फॉर्मेशन कर पाए थे, ठीक है, जो तीनों अभी हमने पढ़ा, ठीक है, अल्कलीन मेटल्स का, अल्कलीन अर्थ मेटल्स का और हेलोजेंस का, ठीक है। तो मतलब ये सारे एलिमेंट्स को जो है अपने इस क्लासिफिकेशन में एक प्लेस नहीं दे पाए, स्पेसिफिक प्लेस नहीं दे पाए, इसलिए जो डोब्राइनर का ट्रियाड था वो फेल हो गया। अब हम जो दूसरा जो है हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड जो थे इन्होंने जो भी अपना क्लासिफिकेशन दिया था, तो इनके क्लासिफिकेशन को हम पढ़ते हैं, इसे हम हिंदी में न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत बोलते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जॉन न्यूलैंड जो थे ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, और 1866 ईस्वी में जो है 1866 ईस्वी में जब 56 एलिमेंट्स जो है उस टाइम केवल 56 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो उस टाइम के ये जो एलिमेंट्स थे उनको इन्होंने जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी रखा था। तो कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डोब्राइनर और न्यूलैंड में क्या सिमिलर था, तो उन दोनों ने अपने क्लासिफिकेशन में जो है एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था, तो ये सिमिलरिटी थी दोनों की, ठीक है। तो न्यूलैंड के टाइम पे ये MCQ में आ सकता है कि कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, तो कितने एलिमेंट जो है वो नॉन थे, तो नॉन एलिमेंट्स 56 थे, ठीक है। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव हमसे क्या कहता है कि जब हम व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, तब प्रत्येक जो 8वां एलिमेंट होता है वो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के सिमिलर होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्होंने कहा था कि अगर हम एलिमेंट्स को ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दें तो जो इस पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी वो इस 8वें एलिमेंट के सिमिलर होगी, क्योंकि ये देखिए पहले के बाद जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी उसके सिमिलर होगी। तो जो पहला का जो हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हमें मालूम होंगी तो हम 8वें का भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है बता देंगे, क्योंकि वो सेम होंगी। जैसे मान लीजिए कि जो दूसरा है हमारा, तो इसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, तो इससे जो 8वां नंबर आएगा, जैसे पहले के बाद जो 8वां आ रहा था वो 8 नंबर था हमारा, दूसरे के बाद 8वां हमारा क्या आएगा, जैसे देखिए 8 के बाद हमारा 9 है ना, तो अब देखिए दूसरे से अगर हम 7 के बाद 8वां नंबर तक जाएँ तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो 8वां नंबर 9 आ रहा है ना, तो यानी जो दो है हमारा उसकी प्रॉपर्टीज़ 9 के बराबर होगी, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट हमारा उसकी जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो 8वें एलिमेंट के सिमिलर होंगी, ये न्यूलैंड ने कहा था, ठीक है।
तो इसी को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो 7 म्यूजिकल नोट्स होते हैं जो संगीत के साथ सुर होते हैं भारत में, भारतीय प्रथा में, तो उसी पर जो है ये उनका जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड था। जैसे कि जो म्यूजिकल नोट्स हैं सारे गामा पा धा नी, ठीक है। तो ये जो है वेस्टर्न सिस्टम में क्या है कि ये जो नोट्स हैं इसे हम इस सिंबल से जो है वेस्टर्न नोट्स में हम इस सिंबल से हम ऐसे सारे गामा पर इंग्लिश में समझने के लिए हम अपनी लैंग्वेज में इसको लिख देते हैं, लेकिन वेस्टर्न नोट्स में ये ऐसे है डो रे मे फा सो ला ती, ठीक है। मतलब ये वही है जिसको हम पढ़ेंगे वही सारे गामा, लेकिन ये दूसरे लैंग्वेज में है, ठीक है। तो म्यूजिकल नोट्स में क्या होता है कि जैसे कि देखिए, जैसे हमने ऐसे आठ ये 7 संगीत के सुर है ना, सा रे गा मा पा दा नी, 7 हुआ ना, और 8वां जो हमारा फिर से सा आ जाएगा निशा। तो जैसे संगीत के सुर में 8वां जो एलिमेंट है उसका वो पहले के जो है पहले की जैसे पहला हमारा सा है वैसे ही 8वां हमारा फिर से सा आ रहा है ना निशा, तो वैसे ही जो 8 एलिमेंट्स हैं तो पहले की जो प्रॉपर्टी होगी वो 8वें के इक्वल होगी, ठीक है। तो वही बोला है कि यहाँ पे म्यूजिकल सिस्टम में रिपीटिशन होता है नोट का, उस सुर का जो है प्रत्येक 7वें के बाद उस सुर का जो है रिपीटिशन होता है। तो वैसे ही न्यूलैंड में जो है उसी अरेंजमेंट में उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, और वैसे ही इनका जो पहला जो है एलिमेंट जो होगा वो 8वें के इक्वल जो है 8वें के सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, जैसे अगर हम एलिमेंट्स को उस टाइम नोबल गैस का जो है उस टाइम नोबल गैस का डिस्कवर नहीं था, इसलिए नोबल गैस को हम यहाँ पे नहीं रखते हैं। तब देखिए, तब हमारा ये अगर एलिमेंट्स को हम ऐसे शो करें हाइड्रोजन हीलियम, चूंकि हमारा नोबल गैस है तो वो उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था, तो हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ देंगे हम, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हमारा 7वां एलिमेंट हो गया। अब 8वां हमारे क्या आ रहा है, फ्लोरीन आ रहा है। तो फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो हाइड्रोजन के सिमिलर होंगी, ठीक है। वैसे ही अगर हम मान लीजिए बेरिलियम को लेते हैं तो बेरिलियम का अगला 8वां जो एलिमेंट होगा वो बेरिलियम के प्रॉपर्टी के सिमिलर होगा। जैसे कि बेरिलियम अगर हम लेते हैं तो इसके बाद से हम 7 को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो जो बेरिलियम की प्रॉपर्टी होगी वो मैग्नीशियम के जो है वो इक्वल होगी, ठीक है। तो वही जो है ये जो है मतलब जो एलिमेंट है वो अपने अगले 8th एलिमेंट के जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स है अगर हम इनको वर्टिकल रोज में जो है इनको अगर हम अरेंज करते हैं तो इसे हम ग्रुप्स बोलते हैं, और एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर होंगी। जैसे इस ग्रुप में ये जो है उन सब की प्रॉपर्टीज जो है सेम होगी, सिमिलर होगी, ठीक है। द एलिमेंट्स बेरिलियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ग्रुप्ड ऑन सिमिलर बेसिस एंड दे रिसेंबल इन द कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि एग्जाम्पल के यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे कि इसमें जो है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम सब एक ग्रुप में है, तो इन सब की जो है ये सब जो है एक तरह इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, रिसेंबल करेंगे यानी एक तरह होंगे, ठीक है। अब न्यूलैंड का जो ये ऑक्टेव था क्यों नहीं जो है ये क्यों फेल हो गया था, इसको क्यों नहीं आज तक हम रखते हैं, तो इसके क्या लिमिटेशंस थे उसको अब हम पढ़ते हैं, न्यूलैंड्स के लिमिटेशंस को, ठीक है। तो जो न्यूलैंड का जो क्लासिफिकेशन था ये केवल कैल्शियम तक ही जो है सक्सेसफुल हो पाया था, ठीक है। उसके बाद जो एलिमेंट थे वो सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं शो करते थे अपने से 8वें एलिमेंट की, ठीक है। तो इसीलिए चूंकि इनका जो क्लासिफिकेशन था वो केवल कैल्शियम तक ही जो है सक्सेसफुल हो पाया था, इसलिए यही जो है लिमिटेशन थी न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो कॉपर और निकल जो कोबाल्ट और निकल जो है वो क्लोरीन के नीचे जो है प्लेस थे, लेकिन उन दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग थी, क्लोरीन के सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कैल्शियम के बाद का है, इसलिए तो ये जो है लिमिटेशन थे इनके, ठीक है। और उसके बाद से जो दूसरा लिमिटेशन है इनका, ही प्लेस 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट इन ए पार्टिकुलर ग्रुप। इन्होंने क्या किया था कि एक ही ग्रुप में जो एक ग्रुप है मान लीजिए हमारा, तो ये जो हमारा जो एक मान लीजिए इसमें 4 स्लॉट हैं, ठीक है, तो एक ही स्लॉट में इन्होंने जो है 2 एलिमेंट्स को पुट कर दिया था। तो ये जो है ये उनकी जो है दूसरी लिमिटेशन थी, दूसरी गलती इन्होंने की थी, ठीक है। जैसे कि कोबाल्ट और निकल है हमारे, तो इन द फर्स्ट ग्रुप आफ्टर क्लोरीन के बाद पहले ग्रुप में जो है कोबाल्ट और निकल को रख दिया था। और इसी तरह से जो कुछ एलिमेंट जैसे कि ये सी और एल यानी सेरियम और लैंथेनम, ये भी जो है ये इटेरियम जो एलिमेंट है हमारा उसके बाद जो है सेम ग्रुप में जो उन्हें रख दिया गया था, ठीक है। तो न्यूलैंड जो है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे अपने, मतलब क्यों उन्होंने 2 एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में रखा, इसका रीजन वो नहीं बता पाए थे, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये उनकी लिमिटेशन थी न्यूलैंड की, उनके डिमेरिट्स थे, ठीक है। लेकिन न्यूलैंड somehow thought that only 56 एलिमेंट्स existed in nature। और तीसरा जो डिमेरिट है, तीसरा जो लिमिटेशन है न्यूलैंड का वो ये कि न्यूलैंड ने साफ साफ कह दिया कि जो 56 एलिमेंट अभी तक है, तो उन्होंने ये बोल दिया कि अब 56 ही होंगे, इसके आगे जो है एलिमेंट्स का डिस्कवर नहीं होगा। तो ये इनकी जो है इनकी एक बहुत बड़ी जो है ये इनकी गलती थी, ठीक है।
कि मतलब उस टाइम जो 50 देखिए उन्होंने कहा था कि 56 एलिमेंट्स के बाद जो है एलिमेंट्स का डिस्कवर नहीं होगा, लेकिन हम जानते हैं कि आज प्रेजेंट में 118 एलिमेंट्स नॉन है और अब आगे भी जो है डिस्कवर हो सकते हैं। तो मतलब 56 के बाद और भी जो एलिमेंट्स है उनका डिस्कवरी हुआ है, लेकिन इन्होंने कहा था कि नहीं होगा ऐसा, इसलिए ये जो है उनका न्यूलैंड का जो ये उनका जो क्लासिफिकेशन है वो फेल हो गया था। ठीक है। When noble gas elements were discovered at a later stage, their inclusion in the table disturbed the entire arrangement। तो जब नोबल गैसेस का डिस्कवरी हो गया था, जब नोबल गैसेस डिस्कवर हो गए तो उनका जो एट के बाद जो एट्थ एलिमेंट का जो सिमिलर प्रॉपर्टी का जो है प्रॉपर्टीज का जो सिमिलरिटी था वो भी जो है वो डिस्टर्ब हो गया उनका अरेंजमेंट, तो इसलिए भी जो है ये उनकी डिमेरिट थी न्यूलैंड की। ठीक है। अब जो फाइनल जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है हमारा, ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल था, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है। तो जो डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव, इन्होंने जो है एटॉमिक ट्राई टू को रिलेट द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स विद द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इन्होंने क्या ट्राई किया, जो मेंडलीव थे इन्होंने भी एक क्लासिफिकेशन दिया एलिमेंट्स का, तो इन्होंने जो है एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के बीच जो है उनके फिजिकल एटॉमिक मासेस के बीच और फिजिकल और केमिकल रिएक्शन के बीच जो एक को रिलेशन फाइंड करने का सोचा। ठीक है। मेंडलीव जो पीरियोडिक लॉ उनका उन्होंने एक लॉ दिया था, उनके अनुसार जो एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, वो उनके एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शनल होती हैं, यानी उनके किसी भी एलिमेंट की जो भौतिक और रासायनिक जो गुण होते हैं वो उसके एटॉमिक मासेस के जो है पीरियोडिक फंक्शनल होते हैं, यानी उसी पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो मेंडलीव जो थे उन्होंने एलिमेंट्स को उस टाइम तक जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको जो है एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ठीक है। और उसको जो हम उसे उन्होंने पीरियोडिक टेबल का नाम दिया, उसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है। और जो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जो कि जो है जिनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी उनको वर्टिकल रो में जो है उन्होंने प्लेस किया, जिसे हम ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल रो ऐसे थी उसे जो हम पीरियड्स बोलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के क्या जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया उनको जो हम उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के वो ये थे। पहला तो है कि इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन वर्टिकल रोज कार्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज कार्ड नॉन एज पीरियड्स। यानी सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को ग्रुप्स और पीरियड्स में कौन क्लासीफाई किया, तो इन्होंने मेंडलीव ने किया था। नहीं, मेंडलीव ने नहीं किया था। मेंडलीव ने जो है नाम दिया था कि जो वर्टिकल रोज प्रेजेंट है उन्हें हम ग्रुप्स बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल रोज है उन्हें हम जो है पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है। उनको ग्रुप्स और पीरियड्स के रूप में जो है उन्हें क्लासिफाइड किया गया था। ठीक है। देयर आर 8 ग्रुप्स इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमरल्स, और 8 ग्रुप्स होते हैं जिनको रोमन नंबर में हम उनको इंडिकेट करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 8 तक लिख के। ठीक है ना। और एंड द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द फर्स्ट 7 ग्रुप्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप डिजाइनेटेड एज ए एंड बी। और जो जैसे 8 ग्रुप्स तो होते हैं उसमें से 7 ग्रुप जो है उनको जो है वो फर्दर क्लासिफाइड हैं सब ग्रुप्स के रूप में, जिसे हम ए और बी से जो है इंडिकेट करते हैं। ठीक है। और उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कि वैसे एलिमेंट जो कि लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट थे, द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन ईच ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट सब ग्रुप ए। जो ग्रुप्स थे वो 2 फर्दर सब ग्रुप्स में क्लासिफाइड थे। तो पहला जो लेफ्ट साइड था हमारा उसे हम सब ग्रुप ए नाम देते हैं, और जो राइट साइड में होता है उसे हम सब ग्रुप बी बोलते हैं। ठीक है। और जो ग्रुप 8 है हमारा उसमें जो ऐसा कोई सब ग्रुप वाला क्लासिफिकेशन नहीं है। ठीक है। उसमें जो 8th ग्रुप है हमारा उसमें 9 एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रियाड्स के रूप में जो है। देयर आर 6 पीरियड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6 और हॉरिजॉन्टल रोज इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 6 हॉरिजॉन्टल रोज 6 हॉरिजॉन्टल रोज थे जिन्हें हम पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है। और जो पीरियड नंबर 4, 5, 6 था उन्हें जो हम 2 हाफ्स में जो है वो क्लासिफाइड है। जो पहला हाफ है एलिमेंट्स का उसे जो है अपर लेफ्ट कॉर्नर में रखा गया और जो सेकंड हाफ है वो लोअर राइट कॉर्नर में रखा गया। ये जब हम जो है पीरियोडिक टेबल को आप अगर अच्छे से ध्यान में से पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल को तो ये जो है प्रॉपर्टीज सारी समझ में आ जाएंगे विजुअलाइज करके। ठीक है। और मेंडलीव की एक जो इनका जो मेरिट था ये था कि इन्होंने जो है अपने पीरियोडिक टेबल के बीच में जो है कुछ गैप्स छोड़े थे। ठीक है। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के, मतलब उन्होंने जो है जैसे कि न्यूलैंड ने कहा था कि अब इसके बाद एलिमेंट डिस्कवर होंगे ही नहीं, तो उन्होंने जो है ये हाइपोथेसिस गलत की थी। लेकिन जो मेंडलीव थे इन्होंने जो अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह जो कुछ लेफ्ट कर दिए थे, छोड़ दिए थे। उन्होंने ये बोला था कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी जिनकी प्रॉपर्टी जो है इस स्लॉट के जो है इसके एटॉमिक मास के मतलब जो है इसी तरह होगी जो इस स्लॉट की में प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वैसा एलिमेंट जो अभी डिस्कवर नहीं हुआ है लेकिन वो फ्यूचर में डिस्कवर होगा। जब वो डिस्कवर होगा तो वो यहाँ पर वो प्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। ठीक है। और जैसा जैसा उन्होंने बताया था वैसे फ्यूचर में जो वैसे एलिमेंट जो है उनकी डिस्कवरी भी हुई थी और उनको उस पोजिशन पर जो है उनको जो है स्थापित भी किया गया था। ठीक है।
नोबल गैसेस शुड बी इजिली प्लेस्ड इन ए सेपरेट ग्रुप कार्ड जीरो ग्रुप। और उनके मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो है नोबल गैसेस के लिए भी एक सेपरेट ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था, जिसे हम जीरो ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और उसमें नोबल गैसेस एलिमेंट्स थे जिनकी वैलेंसी जो है वो जीरो होती है। जैसे कि नोबल गैसेस सबको पता ही होगा कि हीलियम जो नोबल गैसेज होते हैं उनको जो है अलग जो है ग्रुप में रखा गया था, ठीक है। उनकी वैलेंसी जो है जीरो होती है और ये जो है मेन पीरियोडिक टेबल को जो बिना डिस्टर्ब के जो ये उसमें स्थापित कर दिया गया था। मेनली जो है सिक्स नोबल गैसेज होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ठीक है। तो ये 6 जो है नोबल गैसेज होते हैं। अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अचीवमेंट्स क्या थे उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट की सिस्टमैटिक स्टडी जो है एक सिस्टमैटिक तरीके से उसकी स्टडी जो है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से हो सकती है, ठीक है। मेंडलीव फॉर द फर्स्ट टाइम अरेंज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब मेंडलीव के पहले जिन्होंने भी जो क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स को, उनको एक मतलब सारे एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं कर पाए थे, बहुत कम मात्रा में जो उन्होंने मेटल्स एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था। तो मेंडलीव से उन्होंने पहली बार जो है एलिमेंट्स को उतनी जितने लार्ज नंबर में जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था ग्रुप्स और पीरियड्स के रूप में, ठीक है। और इसकी वजह से जो एलिमेंट्स की स्टडी है वो सिस्टमैटिक हो गई थी। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, और इन्होंने जो है न्यू एलिमेंट्स की भविष्यवाणी कर दी थी, ये प्रेडिक्ट कर दिया था पहले। इन्होंने बता दिया था कि फ्यूचर में ऐसे एलिमेंट जो है वो खोजे जाएंगे और उनकी प्रॉपर्टीज भी इन्होंने बता दी थी। तो ये भी जो है अचीवमेंट थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। मेंडलीव लेड मोर स्ट्रेस ऑन सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज रेदर देन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स। मेंडलीव लेड मोर स्ट्रेस ऑन सिमिलरिटी, मतलब उनके पीरियोडिक टेबल में जब ऐसा कंडीशन आया कि जो एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मासेस कुछ ज़्यादा थी, तो उन्होंने ऐसा नहीं कर दिया स्ट्रेस में आकर उसके एटॉमिक मास को कम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इस एटॉमिक मास के जो एलिमेंट्स हैं वो फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, और उसके लिए उन्होंने एक गैप छोड़ दिया और बोला कि इसी एटॉमिक मास की इसी प्रॉपर्टीज़ की उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बता दी उन्होंने, एटॉमिक मास भी बता दिया कि ऐसे एलिमेंट डिस्कवर होंगे, और उनके लिए एक गैप छोड़ दिया। तो ये जो इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो इसलिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे गैप्स जो है वो प्रेजेंट है अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए, जो गैप्स इनके द्वारा लेफ्ट किए गए थे पीरियोडिक टेबल में। तो ये एक अचीवमेंट थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेज, और जो डाउटफुल एटॉमिक मासेज थे उसका करेक्शन भी इन्होंने इनके अपने पीरियोडिक टेबल में किया था। तो ये भी जो इनकी एक अचीवमेंट थी। जो कुछ एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेज जो है वो एग्जैक्ट नहीं पता थे, तो इन्होंने जो है उनके एक्सपेक्टेड पोजीशन और प्रॉपर्टीज़ के द्वारा उनके करेक्ट जो है उनका एटॉमिक मास भी जो है उसके एटॉमिक मास का भी करेक्शन किया, ठीक है। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के डिफेक्शंस क्या थे, उसकी क्या कमियां थी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनका सबसे पहला जो डिफेक्शन है वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्थान इन्होंने जो हाइड्रोजन का पोजीशन था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, उसके बारे में वो जो है एक डिमेरिट था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। क्यों था अब ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है हमारा जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ये एल्केली मेटल जो है हमारा जो पहला ग्रुप है हमारा वो एल्केली मेटल का होता है। तो इसमें जो है हाइड्रोजन को इन्होंने स्थान दे दिया था क्योंकि ये बिकॉज इट रिसेंबल्स एल्केली मेटल, क्योंकि एल्केली मेटल से रिसेंबल करता था, मतलब उसी की तरह था, और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी जो है उसी की तरह थी। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो हाइड्रोजन है हमारा और एल्काली मेटल्स दोनों में कुछ वो एक तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते थे विथ, जैसे ऑक्सीजन और क्लोरीन और सल्फर के साथ जो है ऑक्सीजन, क्लोरीन और सल्फर के साथ एल्केली मेटल्स मिलकर जो कंपाउंड जिस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है उसी तरह का कंपाउंड जो है हाइड्रोजन भी जो है इनके साथ जो है रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है, ठीक है। जैसे कि सोडियम के कंपाउंड्स यहाँ पे अगर हम देखें ऑक्सीजन, क्लोरीन और सल्फर के साथ तो Na2 NaCl और Na2S, ठीक है। और हाइड्रोजन का अगर हम कंपाउंड देखें तो ये भी देखिए H2O HCl और H2S। जैसे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ सोडियम के 2 एटम्स कंबाइन है, तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स कंबाइन है। क्लोरीन में जो है सोडियम का एक एटम कंबाइन है, तो क्लोरीन में हाइड्रोजन का भी एक एटम कंबाइन है। और यहाँ पर भी जैसे देखिए सोडियम का 2 एटम सल्फर के साथ कंबाइन है, तो हाइड्रोजन का भी 2 एटम जो है सल्फर के साथ कंबाइन है। तो हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो एल्कलीन मेटल की तरह ही क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ जो है कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम हाइड्रोजन ऑल्सो रिसेंबल हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ग्रुप 7। लेकिन जो हाइड्रोजन था उसकी प्रॉपर्टी जो है ग्रुप 7 में जो हैलोजन एटम्स थे, हैलोजन के मेंबर्स थे हैलोजन ग्रुप के, उनकी तरह भी प्रॉपर्टी जो है हाइड्रोजन शो करता था, रिसेंबल करता था, यानी उसी की तरह था, ठीक है। बोथ आर नॉन मेटल्स एंड ऑल्सो डायटोमिक नेचर। और चूंकि जो हैलोजन ग्रुप था उसमें के जो मेंबर्स थे वो भी नॉन मेटल्स थे, और हाइड्रोजन भी जो है हमारा नॉन मेटल है। और हाइड्रोजन भी दो एटम्स के रूप में डायटोमिक होता है, और हैलोजन के जो मेंबर्स होते हैं जैसे कि क्लोरीन हो गया हमारा, ब्रोमीन, ये भी जो है डायटोमिक होते हैं, यानी दो के रूप में रहते हैं, 2 एटम्स के रूप में, ठीक है। तो ये जो है हैलोजन ग्रुप से भी जो है इसकी प्रॉपर्टी जो है रिसेंबल करती थी, उसी की तरह थी, ठीक है। द कंपाउंड्स ऑफ बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजन विथ सर्टेन नॉन मेटल्स आर ऑफ कोवैलेंट नेचर। और जो जिस तरह से जो हैलोजन्स होते हैं, जो हैलोजन्स होते हैं वे जो है नॉन मेटल्स के साथ
कुछ नॉन मेटल के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो वैसे ही हाइड्रोजन भी जो है वो भी नॉन मेटल के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा था। तो ये भी जो है सिमिलरिटी थी हाइड्रोजन की हैलोजन ग्रुप के मेंबर्स के साथ, ठीक है। तो ये कंपाउंड देखिए सिमिलर, ये रिसेंबल कर रहे हैं कंपाउंड, जैसे यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स, यहाँ क्लोरीन के भी 4 एटम्स, हाइड्रोजन के भी 4 एटम्स, इसमें भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स, इसमें भी क्लोरीन के 4 एटम्स। तो ये भी जो इसके साथ भी जो है इसकी प्रॉपर्टी जो है सिमिलर थी, तो इसीलिए जो है हाइड्रोजन का प्लेस जो था वो विवादित था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। एनामोलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स, यानी जो मेंडलीव थे उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को अपने पीरियोडिक टेबल में ऐसा स्थान दिया था जो एनामोलस था, यानी जो है वो उनके जो है उन्हीं के रूल को जो है वो फॉलो नहीं करता था। यानी उनके अरेंजमेंट में कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने ऐसे प्लेस किया था जो उन्हीं के द्वारा बताए गए रूल को वो फॉलो नहीं करते थे। जैसे इन्होंने बोला था कि ये जो है एटम्स को जो है, ये जो है एलिमेंट्स को जो है उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, लेकिन कुछ केसेस पे इन्होंने खुद ही जो है हायर एटॉमिक मासेस के एलिमेंट्स को जो है पहले रख दिया था लोअर एटॉमिक मास से पहले। तो ये जो है एनामोलस पोजीशन यानी गलत पोजीशन इन्होंने जो है अपने ही रूल का जो है खंडन करते हुए कुछ एलिमेंट्स को दे दिया था। जैसे कि अगर हम देखें तो जैसे कि आर्गन है हमारा, इसका एटॉमिक मास 39.9 है, और पोटेशियम जो हमारा इसका है 39.1 है। तो इनके रूल के अनुसार ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, तो इनके रूल के अनुसार पहले पोटेशियम आना चाहिए, उसके बाद आर्गन आना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया था, आर्गन को पहले स्थान दे दिया था और पोटेशियम को जो है बाद में स्थान दिया था। तो यहाँ पर जो है उल्टा अपने रूल का जो इन्होंने खंडन कर दिया। और जैसे कि कोबाल्ट है हमारा, इसका जो है कोबाल्ट जो हमारा इसका एटॉमिक मास 58.9 है, और जो निकल है हमारा इसका एटॉमिक मास 58.7 है, ठीक है। तो इनके रूल के अनुसार 58.7 पहले रहना चाहिए, निकल पहले होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कोबाल्ट को जो है वो पहले रख दिया था निकल के पहले। तो ये जो जस्टिफिकेशन था, ये जो है एनामोलस पोजीशन जो है अपने गलत पोजीशन दे दिया था इन्होंने एलिमेंट्स को अपने रूल का खंडन करते हुए। तो ये भी जो एक डीमेरिट था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का। अब जो हमारा आइसोटोप्स का पोजीशन, यहाँ पे जो आइसोटोप्स होते हैं यानी जिनका एटॉमिक मास तो सेम, आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो, जिनका एटॉमिक मास अलग हो लेकिन उनका एटॉमिक नंबर है वो सेम हो, उन्हें हम आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स के जो अलग अलग जो आइसोटोप्स थे जिनके एटॉमिक मास अलग अलग थे लेकिन उनका एटॉमिक नंबर जो सेम था, ठीक है। तो जो पीरियोडिक टेबल में जो है जिस बेसिस पर फ्रेम किया गया था वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर फ्रेम किया गया था, ठीक है। तो इनको जो है आइसोटोप्स को अलग अलग पोजीशन देना चाहिए क्योंकि ये एटॉमिक मास उनका अलग अलग था, लेकिन उन्होंने जो है एक आइसोटोप्स को एलिमेंट्स के एक आइसोटोप को जो एक ही उन्होंने पोजीशन दिया हुआ था। तो ये भी जो है डीमेरिट था उनका। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि जो 3 पोजीशंस थे, जो हाइड्रोजन एटम के 3 आइसोटोप्स प्रेजेंट है, 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और एक और तीसरा होता है ठीक है, तीसरा होता है एक और, जिसमें कि तीनों के एटॉमिक मास जो है 1, 2 और 3 होते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने तीनों को जो है एक ही पोजीशन दिया हुआ था, तो यहाँ पर भी जो इन्होंने अपने रूल का जो है कंट्राडिक्ट कर दिया था, उसका जो है उसको फॉलो नहीं किया था, ठीक है। और इन्होंने जो है एलिमेंट्स के जो सब ग्रुप्स थे उनमें कोई भी कोरिलेशन इन्होंने नहीं बताया था, ठीक है। तो मेंडलीव के अनुसार जो एलिमेंट्स थे वो सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स थे वो अपनी प्रॉपर्टीज में रिसेंबल करते थे, यानी प्रॉपर्टी जो उनकी सेम होती थी, ठीक है। बट देयर इज नो सिमिलरिटी अमंग द एलिमेंट्स इन द 2 सब ग्रुप्स, लेकिन जो 2 सब ग्रुप्स थे उनके बीच एलिमेंट्स में कोई भी जो है सिमिलरिटी वो नहीं थी, ठीक है। एक पार्टिकुलर ग्रुप के 2 सब ग्रुप में जो है सिमिलरिटी नहीं थी। जैसे कि एग्जांपल के लिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो हमारे ये ग्रुप फर्स्ट ए के मेंबर्स हैं, और जो ग्रुप तो ये जो है ये कॉपर, सिल्वर और गोल्ड से जो है जो कि ग्रुप फर्स्ट बी के जो है ये मेंबर्स हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टी में जो है डिफरेंसेस था, लेकिन चूंकि एक ही ग्रुप के थे तो इनकी प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर होनी चाहिए, लेकिन वो क्वाइट डिफरेंट थी, ठीक है। तो ये भी जो है ये मेरिट था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। अब जो एक और जो है डिमेरिट यहाँ पे दिया हुआ है, डिफरेंट ग्रुप्स फॉर सिमिलर एलिमेंट्स, और इन्होंने कुछ ऐसा भी इन्होंने किया था कि जो कुछ सिमिलर एलिमेंट्स थे यानी ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको इन्होंने क्या किया था, अलग अलग ग्रुप में जो है प्लेस दे दिया था। जैसे कि कुछ एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी वो अलग अलग ग्रुप्स में स्थापित कर दिए गए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कॉपर और मर्करी, इन दोनों की कुछ प्रॉपर्टी जो है वो सेम होती हैं, रिसेंबल करती हैं, लेकिन इन्होंने कॉपर को जो है वो ग्रुप फर्स्ट बी में रखा था, जबकि मर्करी को इन्होंने जो है इस ग्रुप में रखा था। ये क्या, एक मिनट, ग्रुप जो है यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है, एक मिनट। तो मर्करी का जो है एग्जैक्ट अभी मुझे ग्रुप नहीं पता है, तो मतलब इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी, लेकिन इन दोनों को जो है इन्होंने अलग अलग ग्रुप में रखा था। तो यहाँ पर भी जो है ये अपने ही रूल को जो इन्होंने कंट्राडिक्ट किया, ठीक है। और काज ऑफ पीरियोडिसिटी, यानी पीरियोडिसिटी का क्या कारण था। नो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हैज बीन ऑफर्ड टू व्हाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स गेट
गेट रिपीटेड आफ्टर गैप्स ऑफ एटॉमिक मासेज इन पार्टिकुलर ग्रुप। तो उन्होंने कोई भी ऐसा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि क्यों जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक मास के कुछ गैप के बाद जो है वो क्यों रिपीट करती हैं एक पार्टिकुलर ग्रुप के द्वारा एक पार्टिकुलर ग्रुप के बाद का। ठीक है, तो ये जो इस पीरियोडिसिटी का क्या कारण था इसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दिया था। तो ये भी जो एक बहुत बड़ा जो है डिमेरिट था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो अभी हमने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल तक जो है इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। अब इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, प्रिंट करते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में जो हम अपने इस चैप्टर को जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से जिसे हम आज फॉलो करते हैं, जो अभी प्रेजेंट पे है, जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल बीट्स ऑफ बोर्ड। The second part will be available soon. Thank you.